सकता है? नहीं हो सकता ना, लेकिन फिर भी बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर का गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, बोले आइडियाबैटिक कंप्रेशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। अबे आइडियाबैटिक बोल ही जब रहा है तो हमको पता है कि भैया वहां पे तो पीवी पीवी का पावर गामा कांस्टेंट होने वाला है। अगर वॉल्यूम बदल रहा है तो प्रेशर भी बदल रहा होगा, और प्रेशर और वॉल्यूम बदल रहा है और बाहर का प्रेशर बोलता है कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? आपके पास इरिवर्सिबल है। तो टर्म में ऐसे देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया वो इरिवर्सिबल ही होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता रिवर्सिबल होने का। डन है सर क्या? मतलब टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट होगा तो इरिवर्सिबल वाला ले लेंगे। नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलता है, बोलेगा। सुनो ध्यान से, रुको रुको, बहुत दुख है, मैं समझ गया, रुक जाओ, मैं पिछले क्लास के लेक्चर पे आता हूँ। तो इस चैप्टर में सही में बहुत दुख है। बहुत दुख है, दिख गया बेटा मेरे को। चलो, कोई बात नहीं, है बोले लेकिन बहुत प्यारा चैप्टर। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ो तो जरा, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो। रीडिंग डालो, किसने क्वेश्चन पूछा था? रुचि, रीडिंग डालो तो जरा इसको। Yes, sir. A sample of 8 gram methane occupies 3 liter of 300 at 300 Kelvin. रुक जा, रुक जा, Yes, रुक जा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको यहाँ से क्या क्या पता? मोल्स पता, मास पता तो मोल्स पता, yes, वॉल्यूम sir. पता, टेम्परेचर Temperature. पता, मतलब तुमको प्रेशर इनिशियल तो पता है। Yes, sir. सॉर्टेड है। चलो Yes. अब एक डब्बा बना रहे हैं, रुक जाओ। एक डब्बा है, इसमें ये लगा हुआ पिस्टन है, इसमें ये गैस है, इस गैस का हमको क्या क्या पता? इस गैस का प्रेशर पता, वॉल्यूम पता। अब आगे बढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the work done on the gas when the gas रुक जा, expands isothermally. Yes, sir. रुक जा। एक्सपैंड्स, एक्सपैंड वर्ड का मतलब हो रहा है कि वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। Increase. Yes, sir. सॉर्टेड, आगे बढ़ो। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर आपके गैस का क्या है? Constant. Constant. कांस्टेंट है। अब आगे बोलो, पढ़ो। Against a constant external pressure of रुक जाओ, 0. अब आप मुझे एक चीज सोच के बताइए कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, Yes, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, मोल्स ऑब्वियसली इसमें कांस्टेंट होगा। constant. मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये बढ़ रहा है। ये नालायक कभी भी कांस्टेंट रह सकता है? No, sir, नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। अब तुम मुझे बताओ कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, और ये क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो तुम मुझे बताओ कि गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या दोनों बराबर है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है वो। बस यही खेल खत्म हो गया। जैसे हमको पता चला कि गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर की कहानी अलग है, इसका मतलब कि प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। और जब बात इरिवर्सिबल की आ गई तो आंख बंद करके माइनस पीडीवी का इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर लेंगे, और यस यहाँ सर। पे पी जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, तो बाहर निकाल लोगे, डेल्टा वी बन जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यस सर। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो। Calculate the work that would be done on the gas if the same expansion occurred reversibly. हाँ, अब बोलता है सेम एक्सपेंशन अकर रिवर्सिबली। इसका मतलब हुआ कि जब ये गैस एक्सपैंड कर रहा होगा तो बाहर का प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, बाहर का प्रेशर उतना ही होगा जितना हर टाइम पे अंदर का प्रेशर होगा। जैसे अंदर का प्रेशर जैसे जैसे ये बदल रहा होगा, वैसे वैसे आपका बाहर का भी प्रेशर बदल रहा है। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो गया? रिवर्सिबल हो गया। तो सर ये एडियाबैटिक है मतलब? एडियाबैटिक आइसोथर्मल है। अच्छा आइसोथर्मल है, हाँ सर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तो चिल्ला के कह रहा वर्क डन यस ऑन द यस सर गैस इज द समझ गए। सेम एक्सपेंशन। सेम तो एक्सपेंशन का सर मतलब है समझ गए। आइसोथर्मल। यस सर वो समझ गए, मैं ध्यान नहीं दिया था ऊपर। और टेम्परेचर। कोई है? ओके, कोई बात नहीं। और कोई है जिसको अभी भी दिक्कत है इसमें? लकी। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो फर्स्ट केस है उसमें वॉल्यूम इनिशियल क्या लेंगे? बेटा सुना नहीं, फिर से बोलिए। इनिशियल वॉल्यूम क्या लेंगे? इनिशियल वॉल्यूम क्या लेंगे? चलिए, आपको मास पता तो मोल्स पता, वॉल्यूम पता, टेम्परेचर पता, तो दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। अब आगे क्या कहता है? कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस व्हेन द गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 atm। मतलब आपके पास ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर 0.3 atm अंटिल द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 6 लीटर। मतलब पहले था 3 लीटर, 3 लीटर से और बढ़ गया तो फाइनल कितना हो गया? 6 लीटर। डेल्टा भी कितने का हो गया? 3 लीटर। चलेगा? यस सर। और एक्सपेंशन आ रहा है, चलो सॉल्व ही कर देते हैं। तो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस सर पी डीवी का इंटीग्रेशन, चूंकि पी कांस्टेंट है, पी डेल्टा वी।
तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 0.3 ATM। डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 लीटर, तो दैट इज 3, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 0.9 ATM लीटर। ये आ गया वर्क डन। और ऑब्वियस है ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि आप फोर्स इधर लगा रहे हो और एक्सपेंशन इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट Yes. अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब आपके पास वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और हमको चिल्ला चिल्ला के आंसर बोला है निगेटिव, और निगेटिव तो तभी आ सकता है जब आपके पास क्या हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर के लिए हम जब देखते हैं तो ये तो फोर्स इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड है। डन है क्या? यस सर। यस सर। सेकंड वाले केस में सीधा फॉर्मूला लगाओ, खत्म खेल। अभी भी कोई है जिसको कष्ट है इसमें? सर सेकंड में तो डायरेक्ट लिख भी दिया रिवर्सिबल। सेकंड में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म। एनआरटी ln v1/v2 खत्म। चलेगा? सॉल्व कर दूं क्या इसको? यस सेकंड सर। वाले को सॉल्व कर दूं? नो चलो सर, नो सर। चलो ठीक है, लकी हो जाएगा अब। यस सर। चलो ठीक। सो कहाँ थे? हाँ, ग्राफ से बात कर रहे थे। बोलता है पीवी कर्व में अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा। चलिए विचार करते हैं जरा इसके बारे में। अगर मान लो ये पीवी फिलहाल नहीं होता, मान लो ये वाई होता और ये एक्स होता, और वाई एक्स कर्व में अगर मैं बोलूं कि वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बड़े प्रेम से कहेगा कि भैया ये काम होता है एरिया निकालने का। एरिया अगर निकालना हो, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और मैं चाहता हूं कि ये एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया जो है ये निकाल लो यहाँ पे, तो मैं करूंगा क्या कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाई को इंटीग्रेट कर लूंगा विथ एक्स। फिजिक्स में भी पढ़े हो गए, वाई डी एक्स का मतलब होता है एरिया निकालना। तो जैसे यहाँ वाई डी एक्स का मतलब है एरिया निकालना, उसी तरीके से अगर मान लो कि वाई की जगह पे अपने पास हो जाए प्रेशर, ध्यान देते हैं वाई की जगह मान लो हो जाए अपने पास प्रेशर, ये वाई एक्स का ग्राफ नहीं होता, ये मान लो पी और वी का ग्राफ होता। यहाँ होता है पी और यहाँ होता है वी। तो कहता है कि भैया अगर पीवी होता तो वाई की जगह पे पी और एक्स की जगह पे वी, और ये हो जाता आपके पास एरिया। तो हमें एक बात समझ में आ रहा है, अच्छा तो पी डी एक्स जो है बेसिकली ध्यान से देखो, तो पी डी एक्स जो एरिया है ये निगेटिव ऑफ वर्क डन है। अगर इसको गौर से देखो तो हमारे पास वर्क डन होता है कि माइनस पी डी एक्स, और ये क्या है एरिया पी डी एक्स। तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि वर्क डन जो होने वाला है दैट इज निगेटिव ऑफ एरिया, या ऐसे बोल लो माइनस पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। यही आपके पास कहानी है वर्क डन का। मतलब आपको वाई और एक्स का ग्राफ दे या पी और वी का ग्राफ दे, तो पी और वी के ग्राफ में आप एरिया निकाल लीजिए और निगेटिव साइन लगा दीजिए, आपको वर्क डन आ जाएगा। अब निगेटिव पॉजिटिव के लिए ना मेरा अपना ओपिनियन है कि इतना सोचने के बजाय एक बड़ा सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज पे ध्यान दें। बाकी आपका मन, आप फॉर्मूला लगाइए। आप बस एक सिंपल सा चीज ध्यान देना कि आपको इनिशियल और फाइनल स्टेज कैसे जाने वाला। मान लो आपको ऐसे दे दिया है, ग्राफ दे दिया, मान लो दे दिया कि भैया ये वाला जो लाइन है ये P इक्वल्स टू 3V है। मान लो ये पीवी कर्व का कहानी है, P इक्वल्स टू 3V है, मान लो ऐसा दे दिया, होता नहीं है बट मान लो ऐसा दे दिया। बोला भैया बताइए इसमें वर्क डन आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का कहानी दे दिया। अब एक बात सोचो, बोलता है कि भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक गया, बताइए आपको वर्क डन क्या आएगा पॉइंट नंबर 1 से 2 जाने में। हम बस एक चीज सोचेंगे कि गैस एक्सपैंड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्सपैंड कर रहा है तो प्रेशर इधर था, फोर्स इधर था, और गैस एक्सपैंड कर रहा है मतलब फोर्स के अपोजिट जा रहा है, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। अगर अपने पास कंप्रेशन हो रहा है, फोर्स भी इधर है, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, बात खत्म। तो हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, हम सीधा मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक्सपेंशन तो साइन लगा लेंगे निगेटिव, कंप्रेशन तो साइन लगा लेंगे पॉजिटिव, बात खत्म। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे एरिया निकालेंगे पीवी कर्व का, साइन चेक कर लेंगे कैसे, एक्सपेंशन में निगेटिव, कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव या कंप्रेशन में पॉजिटिव, बात खत्म। इससे ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत पे क्या हो रहा नहीं। है सर? यहाँ पे क्या हो रहा था ये मुझे बताओ, मुझे बताओ। बढ़ यहाँ रहा पे है। जब था यहाँ ये वॉल्यूम था,
यहाँ ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके पास वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, खत्म। सर प्रेशर भी तो बढ़ रहा है साथ में। ठीक है, वो बात की बात है, उस पर तो मैं नहीं जाता, इसीलिए तो इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ी ना तुमको। क्यों इंटीग्रेट करने का जरूरत पड़ा, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, अपने पास ये प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे, मैं इंटीग्रेट कर रहा होता ना यहाँ पे, प्रेशर की जगह पे मैं क्या लिख रहा होता, मैं प्रेशर की जगह लिखता 3v dv का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे अपने पास आ जाता 4v² बाई, आपके पास ये आ जाता 3v²/2, बात खत्म। अब यहाँ पे आप देख रहे होते कि भैया ये एक्सपैंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपके साइन आया था निगेटिव, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पुट करे, डिफरेंस लेते, खेल खत्म हो जाता। बात भेजे में गया क्या? यस सर। ना, एनर्जी बता रही है, नहीं गया भेजे में। चलो कोई बात नहीं, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो सीधा सा मतलब अपने को जो ध्यान रखना वो ये है कि एक्सपेंशन तो नेगेटिव, कॉम्प्रेशन तो पॉजिटिव, खेल खत्म। यही आपके पास वर्क डन का साइन आने वाला है, बाकी कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एरिया निकालो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चेक कर लो। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन जो अभी दिया था, जस्ट इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखा जाए जरा। तो आपके पास ये ग्राफ है, यहाँ पे प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, यहाँ पे है वॉल्यूम, एक्सटर्नल प्रेशर दिया, कोई लोड ही नहीं है, वॉल्यूम, ये आपके पास है ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है P = 3v, इस लाइन का इक्वेशन है। बोलता है कि बताइए यहाँ पे जब वॉल्यूम इसका था 2 लीटर, यहाँ पे जब वॉल्यूम इसका है 10 लीटर, तो बताइए जब गैस वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट व्हेन गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर। बोलता है 2 लीटर से 10 लीटर तक जब गैस एक्सपैंड किया, तो बताइए वर्क डन कितना हुआ है। अब वर्क डन सिंपली पूछा है, तो इसका मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। शुरू हो जाओ। 2 से 10 लीटर के बीच का एरिया, एक्सपेंशन तो पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन तो नेगेटिव, क्योंकि 2 से 10 बोला है मतलब एक्सपेंशन। चलो करो सॉल्व। वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, -PdV, और नहीं तो इसमें एरिया निकाल सकते हो तो एरिया निकालो। सर -144। देखते हैं, रैंडम सा क्वेश्चन दिया, एकदम रैंडम डेटा है। चलिए, सो वही अपने पास कहानी है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपली y dx करते हैं। अब यहाँ y नहीं है तो यहाँ pdv कर लेंगे, बात खत्म। चलो, सो वर्क इक्वल्स टू pdv, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ अब मैं, साइन से बात ही नहीं है मेरे को। pdv का इंटीग्रेशन, प्रेशर है मतलब आपके पास है 3v इंटू dv का इंटीग्रेशन, दैट इज 3v² / 2, ठीक है। लिमिट लगाना है कहाँ से कहाँ तक, फाइनल है 10, इनिशियल है 2, तो हम यहाँ लगाते हैं 3/2 10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2 ये आपके पास हो गया 100 माइनस ये हो गया 4, तो ये हो गया 3/2 इंटू 96। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 144। ये आ रहा है ना, यस सर। 144। यस सर। क्योंकि एटीएम लीटर में बात करें तो एटीएम लीटर हो जाएगा। अब सवाल उठता है भैया इसको साइन कह दे, पॉजिटिव दे के निगेटिव है, हमको क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोला एक्सपेंड किए थे।
अब जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, तो हमको कोई डाउट ही नहीं है कि वर्क डन बराबर जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे -144 ATM लीटर। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बढ़िया। तो ये आपके पास कहानी होगी वर्क डन की, कि वर्क डन आप कैसे निकाल रहे होंगे ग्राफ में। कुछ सर क्वेश्चन दे रहा हूँ एरिया जरा के ग्राफ। थ्रू कैसे निकालते सर? मेहनत करवाओगे तुम मेरे से, चलो ठीक है। सर इसमें प्रेशर की तो वैल्यू नहीं दी है ना वैसे। कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत क्या है, एरिया निकालना है ना। एरिया निकालने के लिए प्रेशर हमको क्यों चाहिए? नहीं चाहिए हमको प्रेशर। चलो ठीक है, बचपन की ज्योमेट्री लगाते हैं। मिट जा भाई, मैं समझा दूं चलेगा या फिर सॉल्व करके बताऊं? जल्दी बोलो। नहीं सर समझा दो सर। समझा दूं, ठीक है। मैंने ये ज्योमेट्री लगा के इसको तोड़ मरोड़ लिया, ठीक है, ऐसे बना लिया। अब तुम मुझे बताओ कि क्या इस पार्ट का एरिया निकाल लोगे? बेटा 1 मिनट रुक जाओगे क्या? एक मिनट, ठीक है। हेलो। हाँ जी। Yes, sir. तो अपन कहाँ बात कर रहे थे? हाँ, किसने पूछा था ये एरिया वाली चीज? कौन बोल यस रहा सर था मैंने एरिया? पूछा था सर। देख के है ना, मेरे को पता नहीं चल रहा होता ऐसे। किसने मैंने पूछा नाम बता दिया करो, क्योंकि फिर मुझे चेक करना पड़ता है वापस। चलो ठीक है, एनीवेज। तो मैं देख लिया अभी। सो अब मुझे मान लो एरिया निकालना था, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने पहले इसको तोड़ दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बता कि क्या ये एरिया निकाल लोगे तुम? इस एरिया निकालने में कोई दिक्कत है तुमको? ऐसा लग रहा सर है कि इसका ये एरिया नहीं लेंथ निकले। लेंथ तो 8 हो गया सर, पर ब्रेथ नहीं पता ना। रुक जा रुक जा रुक जा, तुम मुझे बता कि P = 3V दिया हुआ है, तो क्या मुझे ये हाइट नहीं पता कि ये 2 लीटर है, तो ये अपने पास 6 हुआ होगा 3V से। ओके सर ठीक है सर। ये भी 6 हुआ होगा, ये निकाल लिया। चलो इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये वाला लेंथ तुमको पता है, ये वाला 8। लेंथ निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? 10 है, तो ये वाला पॉइंट कितना रहा होगा? 30। सॉरी, ओके हाँ सर हो 30, जाएगा ठीक है, सर। डन है। हो ये जाएगा लेंथ सर। पता, ये लेंथ पता, ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म। देख लो ओके 144 आ सर जाना हो चाहिए। जाएगा सर करके हो देख लो जाएगा अभी। सर। मैं सभी को बोल रहा हूँ 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जब इतना डिस्कस कर ही लिए तो करके देख लो। सॉल्व करके देखो 144 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू हो जाओ। यस सर हो गया। सीधा ट्रेपेजियम लगा दिया सर। बस ठीक है। हाँ ट्रेपेजियम में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने एकदम बच्चों वाली चीज बता दी कि बच्चों वाली चीज तुम कैसे ब्रेक करके करोगे, डन है। कोई ऐसा है इसको अभी भी दिक्कत है तो फटाफट से बता दो, अपन वापस से बात कर लेंगे। क्योंकि देखो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जो ना बड़े काम के हैं, बड़े पूछे जाते हैं ये। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ग्राफ वाला, तो बढ़िया क्वेश्चन।
2 मिनट टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना। सर ये कंप्रेस हो रहा है ना? फिर से बोलो, ये कॉम्प्रेस का और एक्सपैंड हो रहा था ना। अरे सर जो अभी आपने दिखाया मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखो इसमें पढ़ो, पहले देखते हैं ना क्वेश्चन। आपको अलग अलग पार्ट में दिया है, A1 A से लेके B तक का प्रोसेस अलग है, B से लेके C का अलग है, C से लेके A का अलग है। आपको किस प्रोसेस के लिए बोला उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी साइक्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, साइक्लिक की करेंगे तो देखा जाएगा, बट पहले क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड अंडर अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ए। वर्ड्स पकड़ो, फ्रिक्शनलेस पिस्टन ए, दिमाग में हिट आ जाना चाहिए कि अच्छा ये कहीं ना कहीं रिवर्सिबल की कहानी, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, बट रिवर्सिबल है। अ सीरीज ऑफ प्रोसेस अकर, सीरीज मतलब ए से बी गया, बी से सी गया, और एरो ध्यान देना, ये एरो बता रहा है कि दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज नॉट एक्सपेंशन, नॉन कॉन्ट्रैक्शन। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में तो ऐसे ही पता है वर्क डन 0 होता है। चलो, इवेंचुअली द स्टेट ऑफ गैस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, बोलता है कि जहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच गया। विथ अ पीवी डायग्राम एज शोन इन द बिलो, आंसर द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पी नॉट, वी नॉट एंड आर। आपको सारे आंसर पी नॉट, वी नॉट और आर के टर्म में ही देने। अब क्वेश्चन क्या पूछा पहला, बोलता है एज्यूम ऑल प्रोसेस आर कैरिड आउट रिवर्सिबली, चलो ये भी बता दिया। फाइंड द टेम्परेचर एट ईच वर्टेक्स ए बी एंड सी, ये तो कर लोगे। कोई ऐसा दिक्कत है क्या किसी को टेम्परेचर में दिक्कत? प्रेशर पता, वॉल्यूम पता, टेम्परेचर निकालोगे, यहाँ भी निकालोगे, यहाँ भी निकालोगे, ऐसा तो दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में। सर एन तो दिया नहीं। फिर से बोलो। सर पीवी एनआरटी से निकालेंगे ना? टेम्परेचर ये देखो। अच्छा सर ठीक है, देखा ठीक है, नहीं था। कोई बात नहीं, तो डन है ये, टेम्परेचर आ जाएगा सारी जगह। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय गैस इन ईच प्रोसेस। अब एक बात बताओ, हर प्रोसेस में ए से बी के लिए निकालो, नीचे का एरिया लो, एक्सपेंशन है कॉन्ट्रैक्शन है, चेक करो, बात खत्म है। फिर बी से सी के लिए, फिर सी से ए के लिए, शुरू हो जाओ, बराबर से करो तो। और जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे बता दो कि भैया समझ में नहीं आया, जादू हो गया, अपन बात करेंगे वापस से। सर पी और बी के टर्म्स में ही आएगा ना एरिया तो? बिल्कुल सारा पी नॉट वी नॉट के टर्म में आएगा, सारा का सारा। सर तो वही 4 पी नॉट वी नॉट करो हो करो, जाएगा। सॉल्व करो, बोलो नहीं बोलो, सबको करने तो करो सॉल्व। हो गया सॉल्व ये? चलो ठीक है, तो काफी जनता सॉल्व कर चुकी है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ। चलो ए से बी, पहले तो साइन हो गया निगेटिव, बी से सी लड्डू, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है,
दिख रहा है हमको, वॉल्यूम 4v0 है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्लोरिक भी बोल सकते हो। सी से अपने पास वॉल्यूम घट रहा है, मतलब वर्क डन आएगा पॉजिटिव। चलिए अमाउंट निकालने का प्रयास करते हैं। ए से बी के लिए ये एरिया पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 4v0 v0, मतलब बेस हो गया 3v0, हाइट हो गया ये p0 और यहाँ पे 0, तो ये आपके पास आ गया 1 सॉरी p0, हम खत्म। तो आप एरिया कैसे निकाल लीजिएगा इसका, p0 इंटू 3v0। डन है क्या मामला, पहला वाला ए से बी में। नेक्स्ट आते हैं बी से सी खत्म, सी से ए में। अब सी से ए करने के बहुत सारे तरीका है। एक तो पहले ये कर लो कि सर ये इस वाले पी कैसे रेक्टेंगल निकाला था आपने अभी? ये देखो ना, ये कितना है p0 है ना, ये चिल्ला के तो बोल रहा है ये हाइट यस p0 है, सर। ठीक है। चलो अब ये करते हैं अपन, तो ये निकालने के लिए क्या है, इसका एरिया पहले निकाला और फिर ट्रायंगल का एरिया निकाला। इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो हाइट है हाफ p0, बेस हो जाएगा 3v0, तो नीचे वाले का एरिया हो जाएगा 3v0 इंटू 1/2 p0। ऊपर वाले के इस ट्रायंगल के एरिया पे आते हैं, ये हाइट हो जाएगा आपके पास हाफ p0, यहाँ से दिख रहा है, बेस हो जाएगा 3v0, तो आपके पास 3v0 इंटू p0/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, हाफ लेंथ हाफ बेस इंटू हाइट। अब इन दोनों को जोड़ दिया, खत्म खेल। दोनों को जोड़ के फटाक से बताओ तो कितना आ रहा है, वॉल्यूम गलत ले लिया, 4v0 v0 3v0, ठीक तो है, अच्छा आपने गलत ले लिया, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके देखो फटाफट से कितना आ रहा है, 3 है हाफ है, ये दोनों कहानी कॉमन ही है, तो 3v0 हाफ p0 और इंटू 3/2, तो ये आपके पास हो गया बेसिकली 9/4 p0 v0। ये याद है 9/4 p0 v0, देख लो एक बार फटाफट से। यस सर यही याद है। डन है। अब साइन यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है, फटाक से बता दो, कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है, जल्दी से। कोई ऐसा जिसको ये खोपड़े में नहीं गया, चलो मैं कर ही देता हूँ, कैसे बनाया तो। सर आ गए समझ में सर, अब बस तो volume पहला वाला घटा- कर लोगे, दूसरे वाले में आपके पास आ गया एक कहानी था 3v0 p0 0, ये माइनस था, ये प्लस में आ गया 9/4 p0 v0, ठीक है चलेगा। एसी वाला रिपीट, एसी नहीं है सीए है, नीचे का एरिया अलग निकाला, ऊपर का एरिया अलग निकाला। नीचे का एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का बेस हो जाएगा 3v0, हाइट हो जाएगा हाफ p0। ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपके पास बेस हो जाएगा 3v0, हाइट हो जाएगा हाफ p0, एरिया निकल गया, बात खत्म। डन है क्या, देख लो एक बार अच्छे से। अब सर यहीं इसमें से तो हम सिर्फ साइक्लिक, वर्क डन ही पूछा था ना। हाँ अब साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, देखो साइक्लिक प्रोसेस का भी यही तो है, साइक्लिक प्रोसेस बोलता है कि ए से लेके ए तक का वर्क डन बताओ कितना हुआ। ये तो दिख रहा है कि 0 नहीं है, ए से लेके वापस ए आने में 0 नहीं, और साइक्लिक तो है क्योंकि ए से बी गया, बी से सी, सी से ए, तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है। तो अगर गौर से देखोगे ना, तो आप इस पूरे को जो सम करके जो आपके पास आंसर आएगा, मुझे पूरे का सम करके आंसर बताओ तो कितना आ रहा है। ये माइनस का 3v0/p0 और 9/4 p0/v0, इन दोनों को सम करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है। ऑडियो ऑन करके बोल दो कोई फटाक से, सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। So 3/4 p0 माइनस 3/4 p0 v0 आ रहा है क्या, सर वर्क डन 0 नहीं होगा साइक्लिक में? बिल्कुल नहीं, यही तो समझा रहा हूँ। माइनस 3/4 p0 v0 आएगा क्या, इन तीनों को अगर मैं सम कर दूं तो तीनों प्रोसेस के वर्क डन को। चलो अब ध्यान से देखो, ये वही एरिया है, तुम अगर गौर से निकालने की कोशिश करोगे तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया है, इस एरिया को निकाल के देखोगे तो पता चलेगा ये आएगा 3/4 p0 v0। कैसे निकालोगे, हाइट देखो इसका कितना हो जाएगा, हाफ p0, बेस आपके पास हो जाएगा 3v0, तो हाइट आपके पास हो गया यहाँ पे p0/2, ये हो गया 3v0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। जैसे करोगे तो आपके पास ये जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4 p0 v0। निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव हमको बता रहा है कि प्रोसेस में कॉम्प्रेशन ज्यादा हुआ है, एक्सपेंशन कम हुआ है। सीधा सा मतलब है, अगर इसमें पूरा वर्क डन मुझे पूछता कैसे निकालें, तो मैं क्या करता, मैं सीधे ट्रायंगल का एरिया निकालता और मैं चेक करता कि ग्राफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
ग्राफ अगर क्लॉकवाइज घुमा है तो साइन लगा देंगे निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमा होगा साइन लगा देंगे पॉजिटिव, खेल खत्म। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन ऊपर में है, कॉन्ट्रैक्शन नीचे में है, वैल्यू आएगी निगेटिव। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास ग्राफ ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो कंप्रेशन होता ऊपर, एक्सपेंशन होता नीचे, वैल्यू आती पॉजिटिव। तो मुझे किसी ने बोल दिया कि ए से ए वापस आने में वर्क डन कितना हुआ, एरिया अंडर द कर्व जो आपको ए से ए के अंदर में है, साइन आप ये लगाइएगा, क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, खेल खत्म। डन है क्या ये? यस सर। ठीक है। Yes. आप यहाँ पे एक चीज जो सीधे सीधे सीख गए, दैट इज वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस is area under the PV कर्व। बोलता है कि पीवी कर्व के अंदर का जो एरिया होगा उसी चीज को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो आप साइन ले लीजिए निगेटिव, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आप साइन ले लीजिए पॉजिटिव। आपका काम यहाँ पे बन चुका है। डन है क्या? देख लो एक बार इसको अच्छे से, और कोई समस्या लगे तो पूछ लो। हो जाएगा ये? यस सर। Yes, sir. चलो बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये।
बस ये ध्यान रखो कि ये कह रहा है कि आइसोथर्मल है, बस ये आपको हेल्प कर रहा हूँ, दिस इज आइसोथर्मल। ये चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा है आइसोथर्मल। तो सर वो वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे ना जो रिवर्सिबल वाले में था, सेकंड वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर बस मैंने खत्म। वही और क्या, लगा के करा है तो ये आ रहा था। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया समृद्धि। बढ़िया 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 रुचि। हाँ वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करोगे तो आ जाएगा। करके देखो, 0.69 इंटू 0.082 करके देख लो कितना। हाँ ठीक है, 0.57, 0.057, ठीक है। बस साइन याद रखना, नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ सीधा सीधा सा दिख रहा है, हमें यहाँ सीधा सीधा सा दिख रहा है, ये वाला जो देखो T0 से ये वाला जो एरिया आएगा, देखो ये है आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल का देखो, या तो आप इंटीग्रेशन यहाँ लगाओ वापस से, और नहीं तो आपको सीधे पता है कि आइसोथर्मल का वर्क डन होता क्या है, तो हम सीधे सीधे इसमें लगा लेते हैं। NRT/ln प्रेशर का टर्म में दिया है, वो प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही दिया है। तो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास कितना है, V0, फाइनल है 2V0। अगर गलत आ भी जाए ना साइन तो लोड नहीं है, हम साइन सेट कर लेंगे अपने से, V0 अपॉन 2V0। इसको पुट करो, ये 1 है, ये R/T है, सॉल्व करके ये 0.057 आ रहा है लगभग, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.057 ln 1/2। अब ये ln 1/2 जो है, इसको 2 को ऊपर आप भेजिए तो माइनस में आ जाएगा, माइनस आपके आगे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बच जाएगा T। ये सब, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ln का वैल्यू पुट करने के बाद आया ना, ठीक है कोई बात नहीं। इसको भी ln2 आप पुट कर दीजिएगा, तब जाके आपके पास आ जाएगा 0.057 T, ठीक है। साइन रहेगा नेगेटिव। उसके बाद बोलता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के लिए हमें दिख रहा है कि ये वाला एरिया चाहिए अपने को। जब ये पॉइंट से ये पॉइंट जा रहा है तो ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हाइट आपके पास है हाफ P0, बेस आपके पास हो जाएगा V0, बात खत्म, P0 इंटू V0। और इसमें तो वर्कडन कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आइसोचोरिक प्रोसेस में वर्कडन आता है 0, बात खत्म, ठीक है। डन है क्या ये, देख लीजिए, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लीजिए। उस वाले में आप चाहते हो तो इंटीग्रेशन कर सकते थे, बट जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सीधे पता है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों फालतू का हेडक लेना। बड़े आगे देख लो एक बार अच्छे से, अगर लगे दिक्कत है तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सर ये हाफ T0 का कोई यूज नहीं था? कहाँ पे, कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, क्या जरूरत है उसका, ये बताओ मुझे, कोई जरूरत दिख रहा है तुमको? नो सर। बस हो गया, बात खत्म, और क्या। सर सेकंड वाला कैसा है? एक सेकंड रुक जाओ बस, हाँ। सेकंड वाला नीचे, इसका एरिया निकालो, ये एरिया निकालो। हाइट आपके पास कितना है, हाफ P0 दिख रहा है। बेस आपके पास कितना आ जाएगा, V0 माइनस 2V0 माइनस V0, दैट इज V0, बात खत्म। हो जाएगा क्या? सर इसमें तो वर्क डन पूछा है ना। हाँ तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द PV कर्व। ये PV कर्व का आपका एरिया ही तो वर्क डन है, और क्या है। ओके। अरे उसमें दुख है, कोई दिक्कत नहीं है, आइसोबारिक प्रोसेस है,
प्रेशर आपके पास कितना है 1/2 पी नॉट, प्रेशर कांस्टेंट आपको पता है, तो 1/2 पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का चेंज कितना है V2 V नॉट से V नॉट, माइनस आगे में लगा लिया, V नॉट फाइनल वॉल्यूम है 2 V नॉट, फाइनल वॉल्यूम है V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम था 2 V नॉट, लगा लो इस फॉर्म इस इक्वेशन को तो भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब सेम ही है। ठीक है, ठीक है। को हो रही है कैसा, ठीक है, अभी को नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई कि आप एरिया अंडर द कर्व से आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, इसकी कहानी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन देता हूँ, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, सो अब अपन आते हैं सेकेंड टर्म, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होता क्या है, देखो इंटरनल एनर्जी का मतलब है ना, इसको डिनोट करते हैं या तो ई से या तो यू से, कुछ बुक में ई इस्तेमाल करता है, कुछ बुक में यू इस्तेमाल करता है, दोनों चलता है। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी का सीधा सा मतलब है कि गैस में जो भी एनर्जी प्रेजेंट है, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे रोटेशनल हो, इन सबके वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सारे एनर्जी को जोड़ दिया गया इंटरनल एनर्जी है वो, ठीक है। सीधा सीधा बात करो तो गैस में जो सेविंग एनर्जी है, जो उसमें सेव करके रखा है वो। अब कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोटे मोटे तौर पे मान के चलो टी से होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब कहता क्या, कहता है आप एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी तो केमिस्ट्री में नहीं निकाल सकते, आपके पास आ सकता है अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि भैया इसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि इक्वेशन दे दिया, बोलता है कि भैया यू जो है ये है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, इसके ऊपर डिपेंड करता है तो बात अलग है। बाकी जनरल कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं होता जिससे आप इंटरनल एनर्जी निकाल सके, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पावर के बारे में डिस्कशन नहीं किया, ये मत समझना है कि टेम्परेचर का पावर 1 पे डिपेंड करता है, ये नहीं बोला। इसका मतलब बस ये कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा क्या बढ़ेगा हमें नहीं पता। अब आगे कहता है कि लेकिन आप एक चीज बता सकते हैं कि जो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डी, ठीक है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है dt से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप बड़े प्यार से बता सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इसको आराम से बताया जा सकता है। अब इसके थ्रू हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कुछ और नहीं, अगर हम इसको कांस्टेंट लगाएं तो यहाँ पे du बराबर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, du इक्वल टू आ जाता है n cv dt, यही आपका सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो आपके पास ये दो कांस्टेंट आए, n इज मोल्स, cv या cvm दोनों लिखते हैं, cv का मतलब हुआ दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चूंकि मोल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस चीज को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप बताइए कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है इसी चीज को बोला गया है दैट इज सीवी, ठीक है। एन क्या आपके पास है तो एन इज मोल, सिंपली एन क्या आपके पास तो एन मोल्स है, ठीक है। चलो dt क्या है, dt इज टेम्परेचर चेंज, स्मॉल टेम्परेचर चेंज, स्मॉल टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया आपके पास du क्या होता है, n क्या होता है, cv क्या होता है, dt क्या होता है। du हमको पता है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज ये वाला मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, देखो डिटेल्स में हम वापस एक बार बात करेंगे पर मैं अभी समझाता हूँ। आप काम क्या कर रहे हैं, आपने काम किया, आपने एक डब्बा लिया, उसमें गैस को रख दिया और आप उसको हीट देना शुरू कर रहे हैं। अब कहता है कि अगर आपने उस डब्बे में 1 मोल गैस रखा
और उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से चेंज हुआ, चाहे वो केल्विन में बोलो सेल्सियस में बोलो, मतलब सेम ही है। 1 मोल गैस रखो, 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर जब चेंज होगा तो उसके लिए जितना आपने हीट सप्लाई किया था उसी हीट सप्लाई को बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 डब्बा, उसमें 1 मोल गैस, उस 1 मोल गैस का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है, उसके लिए जितना मैं हीट इसको दूंगा दैट हीट विल बी नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये समझ में आ रहा है क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट फील हो पा रहा है थोड़ा बहुत, ये चीज है क्या? फॉर्मूला सब ठीक है, सब अपने जगह है, पर ये कहानी समझ में आया कि मोलर स्पेसिफिक हीट कहते किसको है? मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी ने कुछ बोला नहीं, फिर से मैं यस रिपीट सर, आ रहा है। 1 डब्बा, उसमें 1 मोल गैस, डब्बा है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। 1 मोल गैस को मैंने हीट देना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। मैं कितना हीट दूं ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए? उस 1 डिग्री से बढ़ने के लिए जो हमने उसको हीट दिया है उसी का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर गलती से याद हो तो आपने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, दैट इज Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T। ये सॉलिड के लिए अप्लाई करते थे। क्या कहते थे? तो यहाँ C क्या होता था? C का मतलब होता था आपने कोई एक मेटल ले लिया, आयरन ले लिया, 1 kg का आयरन ब्लॉक, उसको 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने के लिए, 1 kg का आयरन ब्लॉक 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने के लिए जितना Q देना पड़ा उसी चीज को हम बोलते थे स्पेसिफिक हीट। क्योंकि वहां कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो गैस नहीं है। सॉलिड में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाता है, और दूसरा बात, सॉरी, गैस में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का रोल आ जाता है। और दूसरा बात है कि हमें गैस में एक और भी चीज पता है कि आइडियली हम अमाउंट जो मोल्स में ज्यादा यूज करते हैं, केजी में कम यूज करते हैं। सॉलिड जब लेते हैं तो उसमें ये केस अपने को देखने को नहीं मिलता। चलिए, अब कहता है कि इसकी वैल्यू आपको रट्टा मार के याद रखनी पड़ेगी। अलग अलग तरह की गैस के लिए अलग अलग कहानी है, ठीक है? अब ये क्या क्या कहानी है तो हम एक एक करके जरा सा बात करते चलेंगे। पहली चीज, तो इसी तरह का सीवी तरह का एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं सीपी। आगे बात करेंगे, बट हो है क्या? सेम वही कहानी है। 1 मोल गैस लिया एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, पिस्टन में ले लिया, पिस्टन सिलेंडर में, और इसको हीट देना शुरू किया। अब हीट दोगे तो 2 चीजें होगी, एक तो गैस का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा और साथ में एक्सपैंड भी करेगा। तो कहता है कि अब तुम हीट जो दे रहे हो, तो उस हीट देने पे जितना आपको गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट दिया उसको बोलता है सीपी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दिया वो सीवी, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दिया दैट इज सीपी। तो कहता है कि सीवी और सीपी में एक रिलेशन, सीपी वापस से आएगा पर अभी लिख दे रहा हूं, बोलता है सीवी माइनस सीपी जो होता है ये आर के बराबर होता है। नेक्स्ट रिलेशन कहता है गामा, जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, ये होता है सीपी बाई सीवी की वैल्यू। सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं गामा। और तीसरी चीज कि आपको मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू अलग अलग है, सीवी की वैल्यू अलग अलग होती है। अब दोनों को रिलेट कर सकते हैं। चलो, मोनो, डाई और पॉली, अपने पास केमिस्ट्री में ना यही बात कर रहे होते हैं, हालांकि होते इसमें बहुत सारे केस हैं, ठीक है? मोनो एटॉमिक, अब यहाँ पे वर्ड यूज करता है एटॉमिक, और एटॉमिक तो बार बार लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार एटॉमिक। चलिए, अब मोनो एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू क्या होती है, सीपी की क्या होती है, गामा की क्या होती है? चलो, मोनो एटॉमिक जब होता है तो हम इसके लिए बोलते हैं, इसकी सीवी की जो वैल्यू होती है दैट इज 3/2 आर। डाई एटॉमिक जब होता है तो इसके लिए अपन बोलते हैं कि भैया दिस इज 5/2 आर, और इस भाई साहब के लिए बोलते हैं दिस इज 3 आर, ठीक है? जैसे मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल क्या कौन हो गया आपके पास? एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हीलियम मोनो एटॉमिक हो गया। डाई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? H2CO, इनको हमने ले लिया, दीज आर डाई एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास आ जाए NO2, आपके पास आ गया मान लो H2O। PCl3, तो ये पहला क्या लिखा था आपने, ये ठीक मोनो है? में? तो ये आपको ना याद रखना पड़ेगा। मोनो एटॉमिक इज He, हीलियम, हीलियम लिया यहाँ पे, ओके सर, He ले लिया, He ले लिया, Ne ले लिया, कोई भी मोनो एटॉमिक गैस लिया, जनरली नोबल गैस ही होते हैं, ठीक है? तो ये आपको वैल्यूज में याद रखनी पड़ेंगे कि ये वैल्यूज मोनो एटॉमिक के लिए क्या, डाई के लिए क्या, ट्राई के लिए क्या। अब आप इन तीनों रिलेशन को देख के एक बात तो समझ सकते हैं कि अगर सब में सीवी की वैल्यू पता है तो हम सीपी बता सकते हैं,
सब में सीवी की वैल्यू पता है तो हम गामा ही बता सकते हैं। कैसे? सीवी से हम सीपी निकालेंगे और सीपी बाई सीवी की वैल्यू ले लेंगे, गामा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा टेबल बन गया कि भैया सीपी, सीवी और गामा की कहानी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलेगा क्या सर? कोई ऐसा इसको अभी भी दिक्कत है? फटाफट से बता दो कि भैया ये इंटरनल एनर्जी होता क्या है, समझ में नहीं आया। ठीक है, सर ये दोबारा बताने एक बार, गामा की कैसे आएगी वैल्यू? बता रहा हूं। गामा की जो वैल्यू है ये आएगी, पहले आपको सीवी पता, सीवी पता से आप इस इक्वेशन को लगाइएगा, सीवी पता तो क्या निकालिएगा, सीपी। और अगर आपको सीपी पता चल जाएगा तो आपको गामा पता चलेगा, दैट इज सीपी बाई सीवी। हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ जी, और किसी को कोई दुख है? फटाफट से देख लीजिए, और कोई दुख लगे तो फटाफट से बताइए, अपन बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सर क्लियर है। चलिए बढ़िया, तो ये आपके पास कहानी है सीपी, सीवी और गामा की। अपन आगे बात करने वाले फटाफट से। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ। अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली तीन चीजों को रिलेट करता है। ठीक है, तीन टर्म्स को रिलेट करता है। क्या क्या है? तो कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो तीन टर्म को रिलेट करता है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट। इन तीनों टर्म को रिलेट करता है। बेस्ड किस पे है? तो दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कि एनर्जी आपके पास कंजर्व है, उसी चीज पे बेस्ड है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या कहता है? तो कहता है कि आपके पास डेल्टा यू, डब्ल्यू और क्यू, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? सो ये कुछ इस तरह की कहानी है। कहता है कि जो डेल्टा यू है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन और हीट का सम है और कुछ भी नहीं है। हमको ये पता इसके बारे में भी नहीं पता, अभी हम बात करेंगे। सो यही है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कि भैया एनर्जी जो है वो कंजर्व है, और एनर्जी चूंकि कंजर्व है तो अगर आपके पास कहानी ऐसी है कि आपके पास कोई गैस सैंपल है, अब उस गैस सैंपल की कहानी क्या है? मैंने उस पर 2 जूल का वर्क डन किया, मैंने उसको 2 जूल हीट दे दिया, 2 जूल वर्क डन किया, 2 जूल हीट दे दिया, मतलब उसके टोटल एनर्जी में कितने का इंक्रीज हो जाएगा? 4 जूल का, क्योंकि 2 जूल आपने वर्क डन किया, 2 जूल आपने हीट दिया। यही चीज कहता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा बड़ा बात है ये? ठीक है, तो यही कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये कुछ और नहीं है, दिस इज सिंपली सम ऑफ वर्क डन प्लस हीट। ध्यान क्या रखना है कि वर्क डन जो होता है, ये वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स होता है। और ये जो हीट है इसका साइन आपको याद रखना है। तो अगर हीट सिस्टम को दिया गया, अगर सिस्टम को दिया गया हीट सप्लाइड टू सिस्टम, तो साइन लेते हैं पॉजिटिव। और अगर हीट को रिमूव किया गया सिस्टम से, रिमूव्ड, तो साइन लेते हैं नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मान लो है। मान लीजिए अपने पास ऐसा हुआ कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन की कहानी क्या है? मान लो इस पेन की कहानी है कि इसके, मान लो कोई आदमी है ये, अब इस आदमी के अकाउंट में 100 रुपए पड़े हुए, ये इसकी इंटरनल एनर्जी है, जो इसके पास सेविंग है वो इसकी इंटरनल एनर्जी है। अब क्या किया इसने, कुछ इसको क्या किया ना, कोई एक आदमी आया जिसने इसके ऊपर वर्क किया और इसको कुछ पैसे दिए। इसने वर्क नहीं किया, मान लो कोई ऐसा आदमी आया जिसने इसको कुछ एनर्जी सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ऐसे समझ लो किसी ने मान लो इसको सैलरी दी, ठीक है, अपना काम किया होगा, उसके लिए इसको सैलरी मिला। मान लो 10 रुपए की सैलरी मिल गई इसको। और कोई आया जिसने इसकी शादी हुई तो 50 रुपए का इसको गिफ्ट दे दिया, दैट इज क्यू। तो वर्क किया गया इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, 10 जूल, इसका 10 रुपए प्रॉपर्टी में इंक्रीज हो गया। कोई आदमी आया जिसने इसको गिफ्ट दे दिया 50 रुपए का, और 50 रुपए बढ़ गया। तो ओवरऑल इसकी कहानी क्या हो गई भैया? तो था इसके पास पहले से 100 रुपए, 10 रुपए वर्क से, और आपके पास 10 रुपए वर्क से इसकी सैलरी आई है, और 50 रुपए गिफ्ट मिल गया, नया हो गया 160 रुपए। यही कहानी है इंटरनल एनर्जी की चेंज का। अब चूंकि हम ये तो कभी नहीं बता सकते कि इसके पास पहले से कितना रुपया था, क्यों नहीं बता सकते? हो सकता है इसके पास कोई प्लॉट हो, उस प्लॉट की कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है।
हो सकता है इसके पास कोई शेयर्स हो, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसके पास बहुत सारे और सामान हो, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली हम ये नहीं बता सकते कि इसके पास एग्जैक्टली कितने रुपए थे, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि 10 रुपए कमाया, 50 रुपए गिफ्ट मिला, तो चेंज हो गया 60 रुपए का, वो भी पॉजिटिव। तो बोलता है हीट मिला तो पॉजिटिव, वर्क डन किया तो पॉजिटिव, इसने वर्क डन कहीं किया तो निगेटिव, इसने किसी को हीट दे दिया तो निगेटिव। डन है क्या ये मामला? यस सर। यस सर। इतने कहानी में इतना जो ये राम कथा है, इसमें कोई दिक्कत है तो फटाक से बता दो, नहीं है? चलो, तो एक बच्चा वाला क्वेश्चन देता हूँ, फिर फटाफट से अपन आगे बात करेंगे। तो कहता है if a system loses 5 joule and gain and 10 joule of work is done by the system, find delta U। बोलता है कि 5 जूल उसको क्या किया गया है, 5 जूल उसने हीट लूज किया और 10 जूल का उसने वर्क किया। बताइए इसमें डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से। पांच जूल उसने वर्क हीट लूज किया और 10 जूल वर्क डन किया। अरे गधेड़ो, 5 जूल इसने हीट लूज किया, 5 तो गए। 10 जूल का इसने वर्क किया, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। 10 रुपए इसने गंवाए हैं, पाए नहीं है, ऑन द सिस्टम नहीं हुआ, बाय द सिस्टम हुआ है। तो 5 रुपए हीट में गंवाए, 10 रुपए वर्क में गंवाए, 15 रुपए इसने गंवाए हैं। तो हीट चेंज, अब सॉरी, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज कितने का होगा? 15 का होगा, वो भी निगेटिव, क्योंकि 15 से कम गया है। कुछ खोपड़े में गया? Yes. डन है क्या ये? चलेगा? चलो, तो यहाँ पे डेल्टा यू बराबर हो जाएगा -5 प्लस -10, ये हो गया -15 जूल। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट बस। करो, सॉल्व करो इसको। तो बोलता है वर्क डन ऑन अ गैस व्हेन कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर इज 462। During this process, there is a heat transfer of 128 joule from the gas to the surrounding। अब खुद से सोचना ये क्या कहना चाहता है। बोलता है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। शुरू हो जाओ। सर सही है ना आंसर? एक बार देखो तो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों ने कुछ तो रायता फैलाया है। हाँ सर 334 आएगा, वो 344 नहीं आएगा। चलो ठीक है, पॉजिटिव में आएगा निगेटिव में आएगा। देखो वर्क डन ऑन गैस किया गया तो वो पॉजिटिव हो गया, और वर्क यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर हुआ सिस्टम से सराउंडिंग, तो निगेटिव हो गया। तो आपके पास कहानी क्या हो गई?
डेल्टा यू इक्वल्स टू 462, ये पॉजिटिव में प्लस निगेटिव में आपके पास हो गया 128, तो ये आपके पास आ गया 334 जूल। चलेगा क्या? पॉजिटिव में जानिए, देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत लगे तो फटाक से पूछो। चलो अब अगला क्वेश्चन। बोलता है 2 मोल का आइडियल गैस है, एक्सपैंड किया है 6 लीटर से 20 लीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। कान खड़े हो जाए चाहिए कांस्टेंट प्रेशर सुन के, हालांकि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। इफ द सिस्टम इज सप्लाइड हीट 5000 जूल, डेल्टा यू निकालो। वर्क निकालोगे, डेल्टा यू निकालो, वर्क निकालोगे, क्यू पता है, डेल्टा यू निकल जाएगा। शुरू हो जाओ जल्दी से। वर्क का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाओ, डेल क्यू दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालो जल्दी से। हो गया। करो फटाफट से। सर ये एटीएम लीटर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें तो। हाँ, यूनिट कन्वर्जन करो, थोड़ा मेहनत करो, और थोड़ा तो मजदूरी करोगे ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा बिना मजदूरी किए हुए। थोड़ा मजदूरी कर सकते हो। क्या हो गया लकी? फोन चार्ज करना है, फोन चार्ज लगा के थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। ऐसे भी मैं तो कम ही देर पढ़ाता हूँ, ज्यादा देर कहाँ पढ़ाता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा फीलिंग है कि शायद टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा कम ही क्लास लेता हूँ। अब वो अलग बात है, चीजें बहुत सारी हो जाती है, बट टाइम इंटरवल कम रहता है। Yes. अच्छा ये बताओ, ये हो जाएगा ना, मुझे ये बता दो, सॉल्व हो जाएगा घर पे आराम से? हाँ सर हो जाएगा, थोड़ी सी वो मजदूरी करके। मजदूरी है, बाकी और कुछ है नहीं। देखो ऐसे सिंपल सोचो, थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। देखो हवा में भी इसको तुम ट्राई कर सकते हो। देखो थोड़ा हेल्प करता हूँ। 6 लीटर से, देख लो इधर, 6 लीटर से 20 लीटर गया, 14, ठीक है। आपको दिख रहा है एक्सपैंड है, तो ये क्लियर है कि साइन निगेटिव आएगा। प्रेशर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, और देखो ये आएगा एटीएम लीटर में, और एटीएम लीटर लगभग होता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो जूल में आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया वर्क, 14 इंटू 2.5 इंटू 100, ये वर्क आ गया। हीट आपको कितना दिया हुआ है? 5000 जूल। क्या किया गया? सप्लाई टू द सिस्टम, मतलब ये क्या आ गया? पॉजिटिव का 5000 बराबर आपके पास आ गया यहाँ पे डेल्टा यू। अब इसको देखो कितना आ रहा है ये, तो ये आपके पास हो गया 2.5, 14, तो ये आपके पास हो गया 28 और 35, 3500, तो 1500, तो ये आपके पास आ गया 1500 जूल। 1500 जूल का मतलब हो गया लगभग 1.5 किलो जूल। लगभग में देखो, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, रीजन क्या है कि ये 100 अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, 100 अप्रोक्सीमेशन है। तो हमें दिख रहा है ना 1.5 किलो जूल, टेंशन ही नहीं ऑप्शन का, हमें दिख रहा है इसके आसपास का ऑप्शन एक ही है, दैट इज 1.45 किलो जूल। चलेगा क्या? यस सर। 100 अप्रोक्सीमेशन है, मतलब ये मान के चलो कि 1 एटीएम लीटर इक्वल टू लगभग 100 जूल होता है। ओके चलेगा क्या? यस सर चलेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, तो आज की सभा यहीं विराम लगाते हैं अपन, अगले क्लास में फिर इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं अभी स्लाइड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टाटा।